नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुका हूं। आज हम बात करेंगे, क्या नेपाल और भारत के बीच में कभी युद्ध हुआ है? तो जी बिल्कुल भी नहीं। नेपाल और भारत में कभी युद्ध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, वो सब सेम टू सेम है। यहाँ तक कि इन लोगों का बॉर्डर भी एक दूसरे से साझा करती है, जिस पर कोई भी पासपोर्ट वीजा की आवश्यकता नहीं है। फिर आजकल जो चल रहा है ग्रेटर नेपाल और अखंड भारत के बीच में जो विवाद चल रहा है, आखिर इसका कारण क्या है? तो देखिए, नेपाल और भारत के बीच में कभी युद्ध नहीं हुआ है। युद्ध अंग्रेजों के साथ में हुआ था, जब अंग्रेज वेलायत से भारत में आए थे व्यापार करने के लिए और भारत को अपने औपनिवेशिक शासन में रखा। उन लोगों को, भारतीय लोगों को गुलाम बना करके रखा। देखिए, कोई भी पड़ोसी हो, अगर पड़ोसी दुख में है तो दुख अपने आप को भी होता है, पड़ोसी अगर सुख में है तो हम भी सुखी रह सकते हैं। और यही हालत हुआ कि भारत विभिन्न गुलामियों का शिकार बनता रहा, तो नेपाल भला सुरक्षित कैसे रह सकता था? ऐसा नहीं था कि नेपाल के ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है, नेपाल के ऊपर भी संकट आने वाला था, क्योंकि भारत जैसे देश को गुलाम बनाने वाले लोग नेपाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए कैसे नहीं सोच सकते हैं। में था नेपाल की पूरी तराई भूमि, और जो गोरखा साम्राज्य के द्वारा, जो पृथ्वी नारायण शाह के द्वारा जो 22 और 24 राज्य को जो एकत्रित किया गया था, जो अखंड नेपाल बनाया गया था, उस अखंड नेपाल पर भी अंग्रेजों का नजर गया और उन लोगों ने 1 नवंबर 1814 के दिनों में नेपाल के ऊपर आक्रमण किया। 5 जगहों पर हमला हुआ। महाकाली नदी के उस पार पश्चिम के तरफ, जो किला कांगड़ा हम बोलते हैं, उधर के 2 हिस्सों में लड़ाई शुरू किया, और महाकाली के इस तरफ पूर्व के तरफ में भी 3 जगहों पर हमला उन लोगों ने शुरू किया। जिस युद्ध में वो लोग बहुत ही तेजी से लड़ने लगे और नेपालियों के पास कुछ था नहीं, क्योंकि नेपाली लोगों के पास में खुखुरी था और घरेलू हाथ हथियार था। उसके अलावा उन लोगों के पास कुछ नहीं था, ढूंगा मुड़ा था, और जो सामान मिले वो सिर्फ अपना स्वदेशी था। लेकिन अंग्रेजों के पास क्या था? बड़े बड़े तोप, मिसाइल और बड़े बड़े आधुनिक हाथ हथियार था। इसलिए उन लोगों से जीत पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के पास उतना संसाधन होते हुए भी भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज भला नेपाल से हार कैसे सकते थे? लेकिन फिर भी नेपाली योद्धाओं ने, नेपाली लोगों ने अपनी वीरता दिखाई, नेपाली लोगों ने अपने साहस को दर्शाया, और गोरखाली सेनाओं ने उनसे जमकर लड़ा। और लड़ने के बाद में उन लोगों ने महाकाली पारी के उस सतलज नदी की ओर वो लोग हार गए। 2 ठावों पर हार चुके थे, बाकी इन 3 जगहों पर अभी हार और जीत का निश्चय नहीं हुआ था। और उसके बाद वहां पर संधि करना पड़ा। अमर सिंह थापा और अख्तर लोनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल थे, उन लोगों के बीच में समझौता हुआ, जिस समझौते में उन लोगों को महाकाली पारी का उधर का जो जमीन था, जिसे हम कांगड़ा के नाम से जानते हैं, उधर पश्चिम सतलज नदी के पास में जो जमीन था, उसे छोड़ने का संधि समझौता हो चुका था। लेकिन अंग्रेज वहां तक मानने वाले कहां थे? ये बेलायत सरकार को सहनीय नहीं हुआ, क्योंकि उनका चाहना था कि पूरे जितने भी तराई भूभाग है वो सब हम अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के मार्फत रखेंगे। और उन लोगों ने ऐसा किया भी, क्योंकि उन लोगों को ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अंततः बाद में जाकर के राजा को, जो नेपाल के राजा थे, उन लोगों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया कि नेपाल के जो भी पूर्वी तराई भूभाग है वो भी हमें आप समर्पित कीजिए, क्योंकि पूरी तराई एरिया हमारा है और हमारे कब्जे में रहेगा। क्योंकि उन लोगों का लड़ाई 5 जगहों पर हो रहा था। और ये जब खबर आई नेपाल सरकार के पास में, उस समय गिरवाण युद्ध, जो हमारे राजा थे वो अभी छोटे थे, लेकिन प्रधानमंत्री भीमसेन थापा तो बड़े थे। लेकिन इन लोगों के सामने एक समस्या आ चुका था, आखिर करे तो करे क्या? अगर साइन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर फिर से हमला होगा, और साइन करते हैं तो एक बहुत बड़ी भूभाग, इसे हम गुमा देंगे, खो देंगे, हमारे हाथों से निकल जाएगा, हमारे हाथों में अब नहीं रहेगा।
कुछ लोगों ने इस बात को सोचते हुए ये कहा कि हम लोगों को साइन कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने सोचा कि नहीं, इस पर साइन नहीं करना चाहिए। एक तरफ अंग्रेजों का ये दबाव बना था कि 15 दिन के अंदर आप लोगों को साइन करके देना होगा, ये पूरा भूभाग हमारे कब्जे में रहेगा। ऐसे ही करते करते समय बीतता गया और समय बीतते बीतते वो 15 दिन का समय भी बीत गया और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने युद्ध की शुरुआत कर दी और मकवानपुर के सीमाना से वो लोग युद्ध शुरू किए और काठमांडू तक पहुंचना चाहते थे, पूरे नेपाल को जीतना चाहते थे। लेकिन तभी तक वहां से राजा से फिर प्रस्ताव आया और भेजा गया कि इस हस्ताक्षर पर हम लोग सहमति जनाते हैं, हम लोग इसको मानते हैं। और उसी को 4 मार्च 1816 का जो सुगौली संधि हुआ था, उसी संधि को मान करके ये जो हमारा ग्रेटर नेपाल जो हम बात करते हैं, वो ग्रेटर नेपाल हमारे हाथों से अब छूट चुका था, क्योंकि तराई भूभाग भी हमारा जा चुका था। तराई भूभाग भी अब हमारा नहीं रहा, क्योंकि इधर टिस्टा से लेके सतलज नदी तक, पूर्व टिस्टा से लेके पश्चिम कांगड़ा तक, सतलज नदी तक पूरा का तराई भूभाग अंग्रेजों के हाथों में जा चुका था। उस समय भारतीय लोग गुलाम थे, भारतीय लोगों के हाथों में कोई भी संसाधन नहीं थे। भारतीय लोगों को हमें इसमें दोष देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय लोगों से हमारा तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। भारत के लोग तो स्वयं गुलाम थे, भारत के लोगों के हाथों में तो कुछ अधिकार था ही नहीं। भारत स्वयं अंग्रेजों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों के विरुद्ध में नाराबाजी कर रहे थे। फिर हम उन भारतीय लोगों को हम क्यों दोष देंगे, क्यों हम उन भारतीयों के खिलाफ में कुछ बोले, क्यों हम उन भारतीय लोगों पर प्रश्न चिन्ह उठाए? क्योंकि ये लड़ाई हमारे अंग्रेजों से हुई थी और नेपाली लोगों के बीच में हुआ था। समय बीतता गया, जब एक समय आया ऐसा जब भारतीय जो दासता से फिर उठने की लोगों ने कोशिश की, उसी समय ब्रिटिश सेना में, अंग्रेजों की सेना में भारतीय नागरिक भी सहभागी थे, क्योंकि ब्रिटिश सेना में सिर्फ ब्रिटिश लोग नहीं थे, उसमें भारतीय लोग भी थे, सिपाही के रूप में काम करते थे। और वही 1857 की सबसे पहली बार सिपाही विद्रोह हुआ और उसी सिपाही विद्रोह में जब जंग बहादुर राणा ने कहा कि हम लोग आपको सहयोग करेंगे, और उसी जंग बहादुर राणा ने जब उनका सहयोग किया अंग्रेजों का, तो उसी अंग्रेज के सहयोग करने के बाबत में वो अंग्रेजों ने कहे कि आपको क्या चाहिए इसके बदले में, जो आप जो मांगोगे सब देंगे। उन्होंने कहा कि जो आपने हमारा भूमि हड़पा है, जो आपने जो अपना भूमि खोया है, उस भूमि को आप हमें रिटर्न कर दीजिए। और सहमति उन लोगों ने जनाया, लेकिन फिर बाद में उन लोगों ने सिर्फ 4 जिला ही हमको दिया। बाकी बर्दिया, कैलाली और कंचनपुर जो जिला है, वो जंग बहादुर राणा के काम पर देख करके, उनके सहयोग देख करके अंग्रेजों ने हमारे पक्ष में वो छोड़ दिया, हमारे लिए वो छोड़ दिया। इससे पहले हम आपको कहें कि बाकी के तराई भूभाग तो फिर अंग्रेजों के हाथ में जा चुका था, तो फिर हमारे पास कैसे आ गया? तो अंग्रेजों को ऐसे लगता था कि अगर हम नेपाली लोगों से, गोरखा सेनाओं से युद्ध किए हैं और ये लोगों के मन में फिर बदले की भावना जगेगी और ये लोग फिर इतने वीर है, इतने साहसी है कि इनकी 12,000 का सेना हमारे 52,000 की सेना पर भारी पड़ रही है और हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। इतना बड़ा सेना, इतना मजबूत सेना हमको कहाँ मिलेगा? ऐसा हमको सेना नहीं मिल सकता है। इसलिए क्यों ना इन लोगों के साथ में संधि समझौता करके इन लोगों को अपने पास में मिलाया जाए, ताकि हम अपने साम्राज्य को जब विस्तार करेंगे, हम लोगों को गुलाम बनाएंगे, तो उनमें इन लोगों का हम सहयोग ले सकते हैं। इसलिए आज भी ब्रिटिश सेना में गोरखाओं को रखा जाता है और उसी सुगौली संधि के एक बुंदा में यह भी रखा गया कि नेपाली गोरखाओं को ब्रिटिश सेना में रखा जाएगा। और इसी कारण से उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो तुम्हारा तराई का क्षेत्र लिए हैं, जो भूभाग हम लोगों ने रखा है, वो तुमको फिरता करते हैं। और वही हुआ कि कोसी से लेकर के महाकाली तक का जितना भूभाग तराई का एरिया था, वो सब अंग्रेजों ने फिरता कर दिया और फिर वो नेपाल में आ गया। और बाकी का जंग बहादुर राणा जो 4 जिला ले आए सिपाही विद्रोह के बाद में, बाकी बर्दिया, कैलाली, कंचनपुर, वो मिल करके आज का मेची से लेकर के महाकाली तक का हमारा तराई भूभाग मिल करके हमारा आज का जो आधुनिक नेपाल है, उस नेपाल को हम देख पाते हैं।
बाकी का और भी ज्यादा इतिहास है, इसके बारे में और भी जितना गहराई में जाएंगे उतने गहराई में आपको और भी चीजें मिलेंगे। और आपको इसका और भी पार्ट देखना है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी प्रसन्नता देख करके अगर आप इस वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो मैं इस मुद्दे पर और भी ज्यादा वीडियो बना करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।